स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट जैसी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रेजोनेंस इफेक्ट डिफरेंशिएट करता है इंडक्टिव इफेक्ट से, साथ ही साथ में रेजोनेंस इफेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखा था। आज का अगर आपके सामने जो टॉपिक लिखा है, अगर आप वो देखें तो क्या है, हम लोगों ने आज का टॉपिक लिया है एप्लीकेशन। क्योंकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज है कि वो है क्या, उसका यूज कैसे करते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों होगा और कैसे होगा। क्योंकि किसी भी चीज के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, बाद में उसका यूज क्या है आप कम से कम अपने एग्जाम में लिखेंगे, आप अपने डे टू डे लाइफ में वो चीज अप्लाई करेंगे, ये आपका पढ़ने का। अगर आपने पढ़ लिया और एग्जाम में ना लिखें या डे टू डे लाइफ में उस चीज को फॉलो ना करें तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह ही हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट क्या था वो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया, उससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने देख ली। और रेजोनेंस इफेक्ट था क्या, तो सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो बोल दीजिए डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बस इतना बताना है आपको। और उसकी बहुत सारी चाहे जितनी डिफिनेशन बता दीजिए, बस एक लाइन में आप इतना कंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ में रेजोनेंस एनर्जी हम लोगों ने देखी थी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या जो हमारा डिस्पर्जन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों बात एक ही हैं, उसकी वजह से रिलीज होने वाली एनर्जी को ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन पार्ट का। तो सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम काफी सारे इसके इफेक्ट देखेंगे कि रेजोनेंस होने की वजह से, याद करिए लास्ट लेक्चर में एक बताया भी था कि कैसे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। आज उसी को ही डिस्कस करना है। कभी कभी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, कभी कभी रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक जो है उसका सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, दैट इज लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड एराइल हैलाइड। एराइल मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर लगा हैलाइड, एराइल हैलाइड हम बोल लेते हैं। विनाइल ग्रुप क्या होता है हमने आपको पहले ही बता रखा था। जब भी आप बात करोगे विनाइल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे कंपाउंड जो लिखे हैं विनाइल वाले लिखे हुए हैं। एलाइल वाला भी क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे विनाइल की बात की गई है, याद रखिएगा विनाइल और एराइल में डिफरेंस होता है। चलिए यहां पे अब हम देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड या एरिल हैलाइड। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी डिक्रीज की है। देखिए अगर आप, ये हमारा विनाइल हैलाइड है, आपने इसको सामने से देखा, आप यहां पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, आपको सिंपल सा पता है क्लोरीन जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके शिफ्ट हो जाएगा, खुद बाहर जाएगा तो Cl के पास क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और पीछे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ता हुआ दिखेगा। दैट मींस कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही होगी। लेकिन ऐसा क्या होगा पॉसिबल, तो हम कहेंगे ऐसा होना चाहिए था, बट ड्यू टू द प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ये थोड़ा सा चेंजेस शो करता है। क्या चेंजेस शो करता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से या इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट की वजह से ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन अगर आप बात करोगे प्लस एम इफेक्ट की, तो उसकी वजह से जो लोन पेयर हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्या करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हेट्रो एटम, किसी भी हेट्रो एटम के लोन पेयर, दैट मींस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या पाई इलेक्ट्रॉन, या हमारे कार्बन के ऊपर प्रेजेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको कार्बन आयन बोल देते हैं, उनके बीच में रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो ये वाला यहां पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट करेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी। होगा कैसे, सिंपल सा है, आपको याद होगा कि दो कंडीशंस लिखाई थी सबसे इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस होने की सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी दो कंडीशंस हैं, जिसमें था
कि एडजेसेंट एटम्स में p ऑर्बिटल का होना मस्ट है, पहली चीज। और दूसरा, वो p ऑर्बिटल सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो यहां क्या होता है, ये कार्बन जो है पाई बॉन्ड बना हुआ होगा, तो कैसे बना रहा होगा, एक p ऑर्बिटल इसमें, और क्लोरीन का ये वाला जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड इसमें है, तो वो भी इसमें है, मतलब p ऑर्बिटल में प्योर। अब इनके बीच में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहां, और दो इलेक्ट्रॉन यहां। हुआ क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट कर गया। जैसे ही शिफ्ट कर गया तो जो अब नई स्पीसीज बनेगी उसमें क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि दो इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन पे हैं, इसके पास तो जीरो हो गए, लेकिन ये वाला इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। कितने, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन के पास दो हैं, दो से एक चला गया तो बचेगा कितना, एक बचेगा। अब ये फिर से अनपेयर है, अनपेयर वाले तो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, और जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट मींस पाई बॉन्ड CH और Cl के बीच में। बिल्कुल सही है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, डोनेट करने वाले के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज आता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए वो पॉजिटिव लाता है। तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक पॉजिटिव। अब देखिए, इसका खुद का तो एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने वाले के ऊपर निगेटिव चार्ज, दैट इज वाई इसके ऊपर एक निगेटिव, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक तो खुद का था। इसीलिए देखिए, ये वाली स्पीसीज जो बनी है तो CH2 के ऊपर निगेटिव और Cl के ऊपर पॉजिटिव बनता दिख रहा है। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग, यहां से हम बात कर सकते हैं अपना सिंपल की जो रेजोनेंस होता है उसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज होती दिखेंगी। अब प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे यहां पे होगा प्लस m इफेक्ट की वजह से। जहां पे क्लोरीन पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन ड्यू टू प्लस r इफेक्ट, या उसी को आप बोलते हो प्लस m इफेक्ट, उसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, और डोनेट करने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, इसीलिए उसे प्लस आर या प्लस एम या प्लस आई या प्लस ई, चाहे जो भी हो, कहीं पे भी डोनेशन हो रही होगी, वो इफेक्ट के अकॉर्डिंग पीछे वो इफेक्ट, और साथ में देने वाला है तो प्लस लगा दो, लेने वाला है तो माइनस लगा दो, बाद में उसका इफेक्ट लगा दो। सिंपल सी चीज है। यहां अपने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या ये कह लो पाई इलेक्ट्रॉन जब दे रहा होता है उस टाइम हम रेजोनेंस की बात करते हैं, दे रहा है तो प्लस रेजोनेंस या प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट बोल दोगे। ये आपके सामने लिखा है एज कंपेयर्ड टू द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या है, सॉरी, एल्काइल हैलाइड कुछ ये है, यहां पे देखिए। अब इसमें क्या है, इसमें तो सिंपल हमारा सिर्फ एक ही रूल लगेगा, कौन सा, इंडक्टिव लगेगा। इसके ऊपर डेल निगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, और अगर इधर देखा जाए डेल डेल पॉजिटिव हो जाएगा। इस क्लोरीन की कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना, ये खींच रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ना, पोलराइज हो गया है, पार्शियली पोलराइज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम बीचों बीच में थी, वो मोर टुवर्ड्स क्लोरीन चली गई है। जो चीज हमें तोड़नी है उसमें पोलराइजेशन पहले ही हो गया। दैट मींस हमको यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे करनी है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहां सेंटर पे है, मान लीजिए इस जगह होनी थी, लेकिन वो ऑलरेडी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन के पास यहां तक तो आ ही गई है। अब थोड़ा सा और आगे कर दो तो क्लोरीन बाहर ही हो जाएगा। दैट मींस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट आधा काम तो उसी ने कर दिया है। क्या ये यहां पॉसिबल है? यस, यहां भी माइनस आई लग रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट जब दोनों एक साथ लगते हैं तो प्लस आर वाला डोमिनेट करता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ जाता है। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव की वजह से तो यहां आ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर प्रेजेंट तीन लोन पेयर जो हैं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो यहां शिफ्ट कर जाएंगे। अगर यहां पाई बॉन्ड होता जैसे इस केस में था, तो इसके वाले यहां भी इलेक्ट्रॉन तो अपने ही पास खींच लेंगे, अपनी ताकत तो दिखाएंगे, लेकिन इसका बिहेवियर क्या है, बगल वाले एडजेसेंट की पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये वाला बॉन्ड चाहते हुए भी नहीं टूट पाता है। ये चाह रहा है कि मैं अलग हो जाऊं, क्लोरीन लेके बाहर हो जाए, इससे छुड़ा ले और बाहर हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, Cl निगेटिव बन जाए जैसे NaCl में होता है, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से था, ऊपर से दूसरा बॉन्ड बन गया और मजबूती आ गई। तो ये देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये हो क्यों रहा है सब, ये सब रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। तो हम बोलेंगे
बोलेंगे कि रेजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। विनाइल और एराइल हैलाइड आर फार लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, SN1 SN2 कुछ भी हो आप इतना जान लीजिए, हम ऐसे लिखते हैं CH3 और X कोई भी, और उसके बाद डालते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी SN1 मैकेनिज्म है या SN2 है, इससे नहीं मतलब है। मैं इंटरमीडिएट बना के SN1 SN2 नहीं बनाऊंगा, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। सब्स्टिट्यूशन का करने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि यहां पे हमारा CH3 न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और प्लस X माइनस हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग स्पीसीज ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए सबस्ट्रेट, उसके बिहाफ पे इसको हम SN1 SN2 कहेंगे। लेकिन हमको ना ही SN1 बतानी है ना ही SN2 पढ़ानी है, वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे पढ़ेंगे। यहां पे हमें क्या देखना है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके सिग्मा स्टार बॉन्ड में, याद करिए मैंने बताया था ना कि जहां बॉन्डिंग होता है उसका एंटी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में मैं बताऊंगा MOT का कि जो बॉन्ड बनता है उसका एंटी बॉन्ड भी बनता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 एक CH, ये CH और ये CH है। यहां पे इसका Br, ये क्या है, ये इसका बॉन्ड है, और डॉट डॉट करके इसका एंटी बॉन्ड यहां दिखाया जाता है। इसको तो सिग्मा बॉन्ड कहोगे और इसको सिग्मा स्टार कहोगे। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसी में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये बाहर हो जाएगा। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैं ही पढ़ाऊंगा कि कैसे सिग्मा स्टार या किसी के भी एंटी बॉन्डिंग में जाने से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे टूटता है। ये यहां से देख लीजिए, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होते हैं। वहां बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहां शॉर्ट में देख लीजिए आप। तो ये होता है, यहां पे तो नॉर्मल एल्काइल है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां पर अगर आप देखो तो CH2 डबल बॉन्ड Cl होने की वजह से जो सिग्मा था, सिग्मा को छोड़ के सिग्मा स्टार होता है यहां, लेकिन सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड आ गया। सिंपल सा आप अगर चीज समझिए कि एक हाथ से हम Cl को पकड़े, ये सिग्मा बॉन्ड है और Cl इधर जुड़ा हुआ है, ये Cl मान लीजिए, ठीक है। इसको निकलना है तो चला जाएगा, थोड़ा मतलब डिफिकल्टी होगा लेकिन बट निकल जाएगा। बट अगर इसी Cl को मैं दूसरे हाथ से भी पकड़ लूं तो क्या होगा, मोर ड्रास्टिकली ये निकलेगा, क्योंकि दो दो हाथ की पावर लगा दी, भाग नहीं पाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस हो जाती है इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल ही नहीं है। रेजोनेंस की प्राइमरी कंडीशन ही बच्चों दो हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि एडजेसेंट एटम में p ऑर्बिटल होना चाहिए, पहली। दूसरा क्या है, एडजेसेंट में जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं वो दोनों पर प्लेन में ही होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारा हो गया है क्लोरीन क्लोरोबेंजीन है। इसमें क्या होगा, ये हमारी बेंजीन है, ये क्लोरीन के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये यहां पे मूव करेंगे। यहां पे जैसे आया तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से जा रही है, तो जा रही है तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कहां जा रही है, यहां पे आ रही है, तो यहां निगेटिव चार्ज होगा। कहां पे, इस जगह पे, देखिए इस जगह निगेटिव चार्ज है। अब ये वाला पाई बॉन्ड इस जगह से टूट के आगे जा रहा है, तो क्या होगा, यहां निगेटिव चार्ज होगा, और इसकी जगह से जा रहा है, हट रहा है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब देखिए क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव एक ही सेंटर पे है तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉजिटिव और निगेटिव एक ही सेंटर पे है तो न्यूट्रलाइज हो गया। दूध और पानी एक जगह रख दीजिए, मिक्स हो जाएंगे। वही चीज यहां पे, ये न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये वाला चार्ज ऐसे ही बना रहेगा, ये वाला भी ऐसे ही बना रहेगा, इसलिए यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव है। फर्दर ये निगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा और ये फिर आगे मूव करेगा। देखिए ये आगे मूव किया तो निगेटिव चार्ज यहां आया, इस पोजीशन से यहां पर से जा रहा है तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए यहां से अगर आप इसको देखिए, ये वाला बॉन्ड जो है आगे शिफ्ट करेगा तो कैसे होगा, यहां पे आएगा और इसकी वजह से यहां निगेटिव चार्ज होगा। ये यहां से इस जगह से बॉन्ड जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी चीज है, किसी भी प्लेस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज, और जिस जगह जाएंगे उस जगह निगेटिव चार्ज क्रिएट करना है। अब देखिए यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। अब कहोगे सर मैं यहीं पे बॉन्ड बना दूं। अरे अगर यही बॉन्ड बनाना था तो तोड़ा क्यों, अगर यही बॉन्ड बनना होता तो टूटता क्यों। ये नया बॉन्ड यहां बनेगा, नया बॉन्ड देखिए यहां बना दिया, ये वाला निगेटिव चार्ज खत्म हुआ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये निगेटिव चार्ज बना है। ये देखिए मैंने यहां ऑलरेडी बना रखा था। तो इसी तरह आप रेजोनेंस कराते जाओगे। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा,
ये रहा। इसके बाद अब आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे ही सर्कुलेट होगा, फिर यहां से ये आगे मूव करेगा, ये इस जगह मूव करेगा, फिर फर्दर यहां से मूव करके ये क्लोरीन पे आ जाएगा। तो देखिए हर जगह पे क्लोरीन पे प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट की वजह से बॉन्ड कैसा बन रहा है, क्या पार्शियल डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? आपको तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, पार्शियल को छोड़ो, आपको क्या दिख रहा है? नॉर्मल तो ऐसे था, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस की फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर, सिक्स्थ स्ट्रक्चर में प्लस डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो छोड़िए, लेकिन यहां डबल बॉन्ड हो गया। अब आप बताइए क्या इसको डिसोसिएट करना हमारे लिए आसान होगा या इस वाले को करना आसान था? तो मैं तो यही कहूंगा कि ये वाला डिसोसिएट करना बहुत आसान था, क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और यहां डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। किसी का एक हाथ तोड़ना हो वो आसान है, किसी के दोनों हाथ तोड़ने हो वो आसान है। सिंपल सा यहां फंडा लगा लो अपना। उसके बाद क्या है, ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख ही रहा है जो आपको। एज ए रिजल्ट हेलोजन गेट फर्मली, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी है, फर्मली अटैच। फर्मली मतलब क्या होता है? टाइटली अटैच हो जाएंगे टू द कार्बन एंड हेंस कार्बन कैन नॉट बी डिस्प्लेस, और जो हमारा वहां से है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। क्या क्लोरीन क्यों नहीं हो रहा है? करा क्या रहे हो? न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो करानी थी और इसको भगाना था वो भाग नहीं पा रहा है। वाइल इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन आपको बहुत प्यार से चलते दिखती है। ये Cl है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से आया, इस पे अटैक किया, ये बाहर। क्यों? क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। और सिमिलरली ऐसा ही हमने अभी पीछे देखा था, ये रहा विनाइल क्लोराइड में भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया था, इसकी वजह से ये देखने को मिला। लेस रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, हाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड। देखिए बातों पे बहुत पॉइंट गौर करिएगा। एल्काइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड और विनाइल एलाइल हैलाइड में डिफरेंस क्या है? देखिए ये है हमारा CH3, CH2 और Cl। ये क्या है? ये प्योर एल्काइल हैलाइड है हमारा। ये क्या है? ये तो प्योर एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर आप बात करोगे सेकंड नंबर पे तो यहां पे हमारा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl लोगे, और एक CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl है ये। अब देखिए इसमें क्या है, इसको बोलोगे आप विनाइल क्लोराइड, विनाइल हैलाइड लिख लो, X लिख लो, सारे क्लोराइड ही क्यों लिखिए, ठीक है, विनाइल हैलाइड। ये क्या है? हाँ ये तो सही था, विनाइल हैलाइड, और इसे बोलोगे आप एलाइल हैलाइड। अब आपको शायद ये कंफर्म हो जाएगा कि सब में डिफरेंस क्या है। देखिए एल्काइल हैलाइड से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो विनाइल के साथ हो जो अभी पहले किया, अब करने जा रहे हैं एलाइल के साथ। तो देखिए क्या होगा, जब हमने कंपैरिजन किया विनाइल के साथ एल्काइल का, तो रिएक्टिविटी कैसी हुई? घटती दिख रही थी, बिल्कुल घटती दिख रही थी, सबको आपको दिख रही होगी। पीछे भी जस्ट देखा है, क्यों घट रही थी? क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था विनाइल वाले केस में, उसकी वजह से Cl का निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन अगर अब हम बात करेंगे एलाइल हैलाइड की, एलाइल ब्रोमाइड की, एलाइल क्लोराइड की, इसमें क्या देखने को मिलेगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी? चलिए मैं दिखाता हूं। यहां पे देखिए क्या है, ये हमारा एलाइल हैलाइड है, क्योंकि डबल बॉन्ड CH2 के बाद एक अगला जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, उससे अगर हमारा कोई हैलोजन लिंक होता है तो वो एलाइल होता है। विनाइल वाला डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट लिंक हो जाए तो उसे विनाइल कहते हैं, और डबल बॉन्ड वाले कार्बनों से नेक्स्ट कार्बन दैट मींस अल्फा कार्बन से अगर हैलोजन लिंक हो तो उसे हम एलाइल हैलाइड कहेंगे। और सिंपल कोई डबल बॉन्ड ही ना हो और हैलाइड प्रेजेंट हो तो एल्काइल हैलाइड हो गया। तीनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां पे होगी हमारी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब आयंस की फॉर्मेशन। हमको ओवरऑल करना क्या है, इस Br को बाहर करना है और अपने न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना है, जैसे कि पीछे बार बार कर रहे थे। अब यहां पे क्या हुआ, आयनाइजेशन किया तो हमें देखने को मिला यहां पे Br
निगेटिव, Br निगेटिव में टूट गया और ये कार्बोकटायन बन गया। याद करिए ये कार्बोकटायन है। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोकटायन होता है वो और कार्ब एनायन होता है वो और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। पूरा समझाया था लास्ट लेक्चर में ही। जो कार्बोकटायन होता है उसकी p ऑर्बिटल तो होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते हैं। कार्ब एनायन तो होती है, प्योर p ऑर्बिटल होती है लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो p ऑर्बिटल होती है और 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो शेयरिंग से पाई बॉन्ड बना लेती है। अगर इस जगह आप देखोगे यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन यहां और यहां पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी वजह से ये वाला जो यहां बॉन्ड बन गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए सेंटर में, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। कहेंगे थोड़ी देर आप अपनी भी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर लो, हम आपका डिस्पर्जन कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं। चार्ज किसी के ऊपर हो वो अनस्टेबल होता है, इसकी अनस्टेबिलिटी हटाने के लिए पाई बॉन्ड आगे मूव करेंगे और जैसे ही आगे मूव करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां सेंटर में था, तो ये जो यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन जो था ना तो ये आगे शिफ्ट हो गया, तो ये यहां पे आ गया। इसमें वैकेंसी हुई, फिर ये कहा चलो अच्छा तुम ले लो। जैसे ही इसने लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, इन्होंने मिलकर बॉन्ड बना दिया। ओवरऑल लॉस किसको हुआ? आखिरी वाले कार्बन को। कितने का लॉस हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन को। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये न्यूट्रल हो गया। क्यों? इसके पास पहले एक पॉजिटिव था, इसने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो निगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव निगेटिव एक जगह जैसे ही जाते हैं कैंसिल आउट करते हैं। अभी समझाया था। तो ये देखिए आगे गया तो इस वाले कार्बन का जो चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। सॉरी, ठीक है, इस वाले कार्बन का तो न्यूट्रल कर दिया है लेकिन अगले वाले कार्बन पे इसको पॉजिटिव भेज दिया। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना इसने। तो ये आपको स्टेट दिख रही। तो इससे क्या होगा? हम बोलेंगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्टेज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन होगा या एलाइलिक कैटायन बनेगा तो क्या होगा? ये स्टेबल फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा Br निकल रहा है इसके बाद बनने वाली स्पीसीज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो वो कहेगी जल्दी जाओ, हमको कोई जरूरत नहीं, हम आपस में स्टेबल हो लेंगे। दैट मींस कभी हम स्ट्रेस सह लेंगे, कभी हम सह लेंगे, कभी ये। मतलब ओवरऑल जब रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या देखने को मिलेगा? CH2 CH CH2 और इन सब के ऊपर पाई बॉन्ड दोनों तरफ। मतलब कभी यहां पे कभी यहां पे। ओवरऑल आपस में ये सब खुश हैं और अगर आपस में कोई खुश होता है वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? स्टेबल हो जाएगा तो यहां पे आपको सिंपली है कि आपका ये फास्ट रिएक्शन देगा। विनाइल में यहां डबल बॉन्ड बन रहा था, जैसे ही ब्रोमीन आता था, ये देखिए यहां पे ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी लो, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया क्लोरीन के साथ। सिमिलरली यहां पे भी देखिए सारे क्लोरीनों में डबल बॉन्ड, तो तोड़ना मुश्किल हो गया। लेकिन यहां पे तो वो खुद कह रहा भाई तुम टूटो तो मैं स्टेबल होता हूं। सिमिलरली ये रहा। यहां पे अगर आप देखोगे बेंजाइल हैलाइड पे, बेंजाइल हैलाइड जो CH2 ग्रुप के ऊपर अगर हैलाइड आ जाता है उसे बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। और डायरेक्ट अगर इस पोजीशन से यहां पे Br हो जाता तो क्लोरोबेंजीन हो जाता। मतलब बेंजीन के ऊपर है। बेंजाइल ग्रुप, CH2 ग्रुप और बेंजीन जो होते हैं उसे बेंजाइल बोलते हैं। अब इसमें आयनाइजेशन होगा तो क्या कहने को होगा? देखिए ये बाहर जाएगा तो आपको नई स्पीसीज देखने को मिलेगी। यहां पे ये होगा CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कुछ ये स्पीसीज होगा। अब यहां पे फिर से वही जो ऊपर अभी खेल हो रहा था, ये कहेगा आप टेंशन न लीजिए, मैं आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सही करता हूं। ये यहां गया तो क्या देखने को मिलेगा? यहां पे आपको एक निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। निगेटिव यहां है और पॉजिटिव इस कार्बन पे, हाइड्रोजन पे नहीं बना है, कार्बन पे है। तो यहां पे आपको ये डबल बॉन्ड बनता दिख जाएगा। अब इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाग गई है तो पॉजिटिव चार्ज यहां और कुछ ये डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? ये कहेगा आप टेंशन ना लो, मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पास कर रहा हूं। ये जाएगी यहां से और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इस जगह डबल बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आगे मूव हो रहा होगा। सिमिलरली ऐसे ही चलते रहेगा और एक स्टेज आएगी कि जैसे पहले पोजीशन थी ऐसे ही रेजोनेट करता जाएगा। इस बार पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा और ये CH2 बॉन्ड दिखेगा। फिर वही चीज है लास्ट में जैसे पहले था, यहां पे आके फाइनल आपको पहले जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पे CH2 पॉजिटिव और
ये रहा। अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? देखो CH2 के पास डबल बॉन्ड है, CH2 के पास डबल बॉन्ड है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, जो रिंग है, रिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई है। ये रेजोनेंस ऐसे ही करते रहेंगे, स्टेबलाइज होंगे, कहेंगे CH जो ब्रोमीन है उसको हटाओ हटाओ, मुझे जरूरत नहीं है, और स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे एलाइल और बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन विनाइल की और बेंजीन क्लोराइड की हमारी रिएक्शंस डिक्रीज हो जाएंगी। समझ में आ गया होगा बेंजाइल एलाइल इन सब का डिफरेंस, यहां मैंने समझा दिया। इसे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। जब कार्बन किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली लिंक कर दें, ऐसा जरूरी नहीं इधर से हो, इस साइड से भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली लिंक होगा तो उसे विनाइल हैलाइड कहोगे, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन मतलब अल्फा कार्बन से अगर हेलोजन लिंक हो या कोई स्पीसीज लिंक हो उसे एलाइल कह के, और जो ग्रुप लगा हो, अगर मान लीजिए यहां OH होता तो क्या बोलते? एलाइलिक अल्कोहल बोल देते, और कोई साइनाइड होता तो वो एलाइल साइनाइड बोलते। मतलब जो भी ग्रुप है, इतने ग्रुप को आप एलाइल बोलोगे, इतने ग्रुप को आप विनाइल बोलोगे, अगर इससे जो लिंक है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? याद करिए, जब हम जीओसी पढ़ रहे थे वहां पे एसिडिटी और बेसिसिटी की बात किए थे, तो उसमें आपको मैंने बताया था एसिडिटी का दिमाग में आने से सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद आनी चाहिए कि जो बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ रहे हैं, H2SO4 HCl HNO3 तो पढ़ नहीं रहे, वो मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। यहां हम ऑर्गेनिक एसिड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जीओसी, उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH होता है। उसमें OH वाला जो H है वो प्रोटॉन रिलीज, कोई भी दुनिया का कोई भी एसिड हो, हम क्या बोलते हैं जनरली जो बात करते हैं, लेविस एसिड ना बताने लगना कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले, बट हम एसिड्स को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। जैसे ही नाम आया एसिड, हमने कहा H+ देते हैं, तो जो जितना ज्यादा फास्ट H+ देगा वो उतना अच्छा एसिड होता है। फिर अब कंडीशन आएगी, ऐसा कब होगा? ये तब होगा जैसे ही H+ गया, जैसे ही H+ गया तो बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो कहेगा जाओ मुझे जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले यहां पे क्या हुआ था? यही तो खेल हुआ था। इस वाले में ब्रोमीन जैसे ही निकला और पॉजिटिव चार्ज बना, उसने कहा आप चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम आपस में ही स्टेबल हो जाएंगे, डीलोकलाइजेशन कर करके, रेजोनेंस कर करके हम स्टेबल हो जाएंगे, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो इसको हटा दिया, रिएक्टिविटी इसके लिए बढ़ गई थी। सिमिलरली इसमें भी कहा कि आप बाहर जाओ, मैं स्टेबल हो जाऊंगा रिंग से, ये हमारे दोस्त हैं, इनसे रिंग ले ले, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे, रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो क्या हुआ? यहां पे निकलने के बाद बनने वाली स्पीसीज हाईली स्टेबल है, इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और इससे पहले विनाइल और बेंजाइल वालों में जब इनमें देखा था निकल ही नहीं पा रहे थे, तो रिएक्टिविटी लो है। वही चीज होगी आपके एसिड में, वही चीज होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में कि अगर H+ आसानी से निकल गया तो फिर हमारा अच्छा एसिड है। और निकलेगा कब? पहली बार निकल जाए तो अच्छा एसिड है, लेकिन निकलेगा कब? जब बनने वाला निगेटिव चार्ज जो है, जिसको आप कार्बोक्सिलेट आयन कहते हो, वो स्टेबल हो। तो चलिए बात करते हैं अभी आज के इस वाले टॉपिक में एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इसमें आपको क्या बताना है? यहां पे जब एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू रिलीज ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम कार्बोक्सिलेट आयन, यहां पे आपके सामने दिया है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमारा उसके बाद इसमें रेजोनेंस कराया है। देखिए रेजोनेंस कैसे हुआ है, इसके ऊपर यहां पे क्या होता है? 2 लोन पेयर, और इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर, ऐसे तो होता ही है। उसके बाद ये वाला जो लोन पेयर है इसको आगे मूव कराया, और ये डबल बॉन्ड टूट के इसके पास गया। इसकी वजह से यहां पे 1 2 तो होते ही है, तीसरा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। यहां 2 होते हैं, एक दे दिया तो 1 लोन पेयर बचा। ये स्पीसीज देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहां पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब निगेटिव आया है, इसके मतलब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहे होंगे। सिमिलरली इस बार 3 यहां इस वाले कार्बन पे रहेंगे। चलिए देखिए क्या होगा।
अब आप बताइए कौन सी वाली स्पीसीज स्टेबल है, कौन सी वाली नहीं है। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलेट आयन है। तो आप बताइए, मैं कहूं ये ए वाली साइड में ज्यादा स्टेबल है या आप बी वाला बोलेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहली स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है इन सारे स्ट्रक्चर्स में। इतने स्ट्रक्चर्स बने हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? ये वाली है। कहोगे क्यों? तो याद करिए प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो, या इसी को दूसरे भाषा में बोल लो कि जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड हो। तो यहां पे देखिए कितना है, एक डबल बॉन्ड है। ये वाला मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है, एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है। कहेंगे सर आप डबल बॉन्ड के बेस पे तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हमने दूसरी लाइन क्या बोली थी कि जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो देखिए यहां पे एक दिख रहा है, 2 3 4 और 5, इसमें 1 2 3 4 और 5 दिख रहे हैं। अब इसमें आइए देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट मींस इसके कंपैरिजन में तो ये वाले दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन सुनिए क्या होता है बच्चों, याद करिए ये सारी चीजें तो है ही हैं, लेकिन जो बेसिक केमिस्ट्री है वो नहीं भूलनी है। कौन सी? कि न्यूट्रल स्पीसीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू चार्ज स्पीसीज। जो स्पीसीज चार्ज होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। तो अब कहोगे सर ये वाली न्यूट्रल दिख रही, ये 3 चार्ज दिख रही हैं, तो ये स्टेबल होगा। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, इसके बिहाफ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें देखिए, इसमें एक चार्ज है, इसमें भी एक चार्ज, ये देखिए निगेटिव है, इसमें तो 2 चार्ज हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। मतलब सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल स्पीसीज कौन सी है? ये वाली है 4th नंबर पे। ये वाली दोनों ही एक तरह हैं, दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो लगभग बराबर इनकी जो स्ट्रेंथ है बराबर है, मतलब स्टेबिलिटी बराबर है। अब देखो होगा क्या, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें रेजोनेंस होने की वजह से जो स्पीसीज बन रही वो कैसी बन रही है? ये हाईली अनस्टेबल बन रही है। ये कैसी है? हाईली अनस्टेबल है। अब कहोगे क्यों? मैं बताता हूं, देखिए अभी बताता हूं हाईली अनस्टेबल क्यों है। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इतनी दूर दूर होते हैं तब तो वो अट्रैक्शन कर लेते हैं, और भैया ये तो जस्ट एडजेसेंट एटम में है, अल्टरनेट एक एटम के छोड़ के जस्ट आगे पीछे हैं। क्या करेंगे? तुरंत अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इनको दूर रखने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। लास्ट लेक्चर में बताया था सेपरेशन ऑफ चार्जेस जहां प्रेजेंट होंगे तो वो लेस स्टेबल होंगे, और जहां सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं प्रेजेंट होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। अगर एग्जांपल आपको याद हो तो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था, डाई कीटो कंपाउंड था ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल होते हैं, उसी की जगह इसकी न्यूट्रल फॉर्म जो है वो हाईली स्टेबल होती है ये वाली। क्योंकि पहली बात तो चार्ज नहीं है, और दूसरी बात इसमें चार्ज है वो भी जस्ट एडजेसेंट में है, इसकी वजह से यहां पे हाईली अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर क्या है, बनने वाली स्पीसीज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन है, जिसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल का काम है। जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक निगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करना चाहता है। और ये सोचिए कहेगा कि मैं इसमें क्यों जाऊं? भैया इसकी जाने की मजबूरी है, रेजोनेंस होता रहता है। ऐसा नहीं आप कहोगे कि हम इसमें ज्यादा स्टेबल है तो इसी में रहेंगे। बेंजीन है, अगर कहेगा नहीं मैं तो इस फॉर्म में मस्त हूं, मैं क्यों दूसरी फॉर्म में? नहीं भैया आपकी मजबूरी है, इसमें चेंज करना ही पड़ेगा, दूसरे कैकुले फॉर्म में इसको चेंज होना ही पड़ेगा। एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, रेजोनेंस जहां होने की पॉसिबिलिटी है ना वहां पर रोक नहीं सकते, वो होता ही रहेगा। और ये भी एक अच्छी चीज है, याद रखिएगा कि रेजोनेंस होने से याद करिए क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती थी, एनर्जी रिलीज होती तो सिस्टम स्टेबल हो रहा था। तो यहां जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम स्टेबल होने जा रहा था, लेकिन चार्जेस आ गए तो हाईली अनस्टेबल हो गया। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ये रेजोनेंस किए, एनर्जी रिलीज किए, और उसके बाद बनने वाली स्पीसीज भी लगभग एक ही तरह हैं, कोई डिफरेंस नहीं। इसमें भी एक निगेटिव चार्ज, इसमें भी
भी एक नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर है, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर। दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफर टू लॉस देयर प्रोटॉन। मतलब इस वाली स्टेट, ये जो नीचे वाली स्टेट बन रही ना, इस वाली स्टेट से बचने के लिए ये H+ लूज कर देते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन में रहना पसंद करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने इसी चीज को पूरा स्ट्रक्चराइज कर दिया है कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3rd and 4th हैं, कार्बोक्सिलेट आयंस आर इक्विवेलेंट एंड कैरी ओनली ए नेगेटिव चार्ज, बट इन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ 1 and 2 of the undissociated carboxylic acid are not only equivalent but also involve separation of charges। ये क्या बता रहा है, देखिए पहले और दूसरे में ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। कहेंगे कैसे? अब आप हमको डिफरेंशिएट करके बता दो। यहां पे यार, यहां पे यार, यहां कार्बन, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन खाली हमको दिख रहे हैं। कोई ये आइसोटोप थोड़ी है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं, तो कैसे बता पाओगे? बट इन दिस केस ये वाला स्ट्रक्चर और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। सबसे बड़ी बात है, इसलिए ये नॉन इक्विवेलेंट है, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज है, इसलिए अनस्टेबल है। यहां सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, इट इज मोर स्टेबल। दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज लूज देयर प्रोटॉन एंड बिकम स्टेबल इन देयर कार्बोक्सिलेट फॉर्म। शायद ये समझ में आ गया होगा। और आज ये भी पता चल गया होगा कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ लूज करते हैं। एसिड जितने भी होते हैं अपना H+ लूज क्यों करते हैं? क्योंकि बनने वाली स्टेट जो है वो स्टेबल है। थोड़ी देर यही पहले बताया ना, बेंजीन वाले में, एलाइल बेंजीन में ये रहा, एलाइल हैलाइड में ये रहा। एलाइल हैलाइड में बनने वाली स्टेट ज्यादा स्टेबल थी। ये देखिए बेंजाइल हैलाइड में भी ब्रोमीन निकला, ब्रोमीन के बाद जो कार्बोकटायन बना वो हाईली स्टेबलाइज है थ्रू रेजोनेंस, इसलिए वो हम इसको क्या बोलेंगे कि यहां पे स्टेबल है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट, इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इसकी स्टेबिलिटी आ रही है, वही चीज हमने यहां पे ऑलरेडी लिख रखी है। अब नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल और अल्कोहल। अगर आपने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड समझ लिया है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी बिहाफ पे बेस है। अब देखिए ये क्या है, कहोगे फेनॉल है, कहोगे ये क्या है, ये फेनॉक्साइड आयन है। तो सिंपल सी चीज, हर बात आप कहते हैं सर चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं और जो न्यूट्रल होती है वो ज्यादा स्टेबल। हम कहेंगे ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही यहां पे आपको समझाया था कि रेजोनेंस भी देख लेना कि रेजोनेंस के बाद बनने वाली चीजें क्या हैं। यहां पॉजिटिव निगेटिव दो चार्ज आ रहे हैं, यहां पे एक चार्ज पहले और एक ही चार्ज बाद में। यहां पे पहले तो 0 चार्ज, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज हाईली अनस्टेबल हो गए। सिमिलर, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर कंडीशन मिलेगी आपको फेनॉल और फेनॉक्साइड में। देखने में लग रहा है ये वाला स्टेबल होगा, देखने में लग रहा है कि फेनॉल ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसकी वजह से अनस्टेबल होगा। बट व्हेन इट कम टू अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तब आपको रियलाइज होगा कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी उसमें खूब चार्ज आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गए, हाईली अनस्टेबल। सिमिलरली फेनॉल जो न्यूट्रल दिख रहा है आफ्टर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आफ्टर फॉर्मिंग ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसमें भी दो चार्जेस आएंगे जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल होगा। अगर मैं आपके सामने तुरंत ड्रॉ करता हूं तो 4-5 यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते क्योंकि इसी का ही काम आएगा। ठीक है, रेजोनेंस दिखानी है बस। देखिए अब ये रहा, इसको कॉपी कर ले, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। सबसे पहले रेजोनेंस कैसे होगा, इसके हेटेरोएटम के लोन पेयर आगे मूव करेंगे, कैसे, यहां पे मूव करा दीजिए और ये यहां मूव करेगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तो लिंक है लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा, यहां के सारे डबल बॉन्ड हम लोगों को हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये खत्म होंगे, सब चेंज हो गए ना पोजीशन इनकी। चलिए ये देखिए यहां से अब डबल बॉन्ड हमारा टूट गया है और ये यहां पे होगा निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज फर्दर मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड मूव करेगा। दैट मींस इस बार हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे और ये पॉजिटिव चार्ज OH और पॉजिटिव चार्ज यहां पे ये, और इस बार निगेटिव चार्ज यहां। फिर से निगेटिव चार्ज आगे भागेगा, इसको आगे धक्का देगा, फिर यहां पे ऐसे आपको निगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, फिर से ये आगे जाएगा और ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, ऐसे ये रहा।
देखिए ये स्टेट आपको देखने को मिलेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी देखने को मिल रही? 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर हैं। आप कहोगे सर ये वाली और ये वाली सेम है, मैं कहूंगा नहीं है। डबल बॉन्ड देखो बच्चा, डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग देखो, दोनों आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगी। अब आप बिल्कुल डिट्टो सिमिलर उतार सकते हैं। ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। अब बिल्कुल डिट्टो सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर उतार लीजिए बेंजीन के केस में, मतलब फेनॉक्साइड के केस में, तब आपको समझ में आएगा क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी उतनी ही बनेंगी जैसे उसकी बनी है, बट चेंजेस क्या आएंगे? देखिए ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखिए चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव निगेटिव पूरी रिंग में घूम रहा है। ये रहा, यहां पे देखिए ये पॉजिटिव चल रहा है इस जगह और रिंग में निगेटिव घूम रहा है। क्या हो रहा है? यहां पे ऊपर पॉजिटिव घूम रहा है और रिंग में निगेटिव वाला घूम रहा है। तो कितना हाई चार्ज सेपरेशन है। बट इन दिस केस ये वाला निगेटिव चार्ज आगे जाएगा, यहां पे आएगा। पहले इसको हटा देते हैं, अंदर के डबल बॉन्ड सारे, ठीक है। ये वाले डबल बॉन्ड हट जाएंगे अब हमारे। अब जैसे ही ये यहां पे आगे मूव करेगा तो ऑक्सीजन हटा दो, ये अगर आपको देखने को मिलेगा यहां डबल बॉन्ड, इसके बाद यहां निगेटिव चार्ज, ऐसे देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा? यही निगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा, फिर से ये यहां पे आएगा, तो यहां पे आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेगी। ये न्यूट्रल होगा, फिर ये आगे मूव करेगा और यहां पे आएगा। कुछ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो जैसे रेजोनेंस आप कराते चले आए हो पहले, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा, बिल्कुल कोई चेंजेस ही नहीं है। यहां पे एक निगेटिव चार्ज, ये रहा। अब पहली स्ट्रक्चर और यहां पे लास्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में यहां पे आपको चार्ज सेपरेशन नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ऊपर फेनॉल के केस में चार्ज सेपरेशन देखने को मिल रही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बराबर हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक ही सिस्टम में है, उनको दूर रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। होगी तो क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका H+ लॉस कर दो, H+ लॉस करोगे तो यही तो बनेगा। ये क्या है? ये फेनॉल का केस है पूरा, ये फेनॉल का है और ये हमारा फेनॉक्साइड का है, ये फेनॉक्साइड का है, ठीक है। तो जैसे ही इसने लूज किया तो फेनॉक्साइड बनाया। ये ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चार्ज है, रेजोनेट हो रहा है वही, लेकिन इसमें दो दो चार्ज रेजोनेट हो रहे हैं। बहुत जबरदस्ती, बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी दोनों को अलग रखने के लिए। दैट इज व्हाई फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल। इसीलिए पॉजिटिव, इसीलिए जो है हमारा जो फेनॉल है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और एसिडिक कैरेक्टर अगर शो करेगा तो उसकी वजह से फेनॉल हमारा एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि वो H+ दे रहा है, H+ के बाद फेनॉक्साइड बन रहा है, ये याद रखिएगा। तो आपसे कोई नेक्स्ट टाइम पूछ ले हमारा अगर फेनॉल ज्यादा एसिडिक है, मतलब स्टेबल है, या फेनॉक्साइड, तो आप कह दोगे फेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है। रीजन आपके सामने मैंने बता दिया, फेनॉल में चार्ज सेपरेशन होता है आफ्टर रेजोनेंस, लेकिन यहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं देखने को मिलती है। अब बात आती है अल्कोहल की, तो कहोगे क्या सर अल्कोहल में भी ऐसा देखने को मिलेगा? ये क्या है? ये तो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये क्या है? ये एल्कोक्साइड है। जैसे फेनॉल से फेनॉक्साइड बनता है, उसी तरह अल्कोहल से एल्कोक्साइड बनेगा। क्या ये भी ऐसा होगा? मैं कहूंगा नहीं, एल्कोक्साइड लेस स्टेबल होता है, बिकॉज यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये पीछे क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि यहां रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है और एक ही चार्ज है। इसमें रेजोनेंस से तो स्टेबलाइज है, लेकिन दो दो चार्ज हैं। अब चले आइए इसमें, देखिए इसमें क्या है? ना यहां रेजोनेंस ना यहां रेजोनेंस, लेकिन ये न्यूट्रल है और ये वाला चार्ज है। तो बताइए क्या हुआ? कौन जीतेगा इस बार? ये वाला जीतेगा, दैट मींस अल्कोहल जीतेगा। अल्कोहल के केस में क्या होगा ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हम बात करते हैं फेनॉल की, तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और फेनॉक्साइड की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों बराबर बनती हैं, तो जो लड़ाई झगड़ा हुआ बराबर हुआ। लेकिन फेनॉक्साइड स्टेबल, ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि उसमें एक चार्ज आ रहा है, और अल्कोहल में, सॉरी फेनॉल में दो दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दो दो आ रहे हैं, इसलिए लेस स्टेबल है। लेकिन जब अल्कोहल और एल्कोक्साइड की बात आती है, तो ना ये रेजोनेंस कर रहा है ना ये कर रहा है। तो पहला जो स्टेज है दोनों में सेम हो गया, तो कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, उसके बिहाफ पे ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और यही आपको बताना था। इसीलिए जो हमारा फेनॉल होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। वो आप यहां से देख सकते हो, ये मैंने लिख दिया है स्ट्रॉन्गर एसिड। Ka की वैल्यू कितनी दी है? 10⁻⁴
-8 टू दी 10⁻⁻10, और अल्कोहल की है -16 से -18। और याद करिए मैंने बताया था, आपको समझाया था कि Ka मोर एसिडिक। जैसे जैसे मेरा एसिडिक कैरेक्टर मतलब Ka की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ये बढ़ता है एसिडिटी। pKa वैल्यू लेस होगी, तब भी हमको यही देखने को मिलेगा। मतलब अगर एसिड को अच्छा होना है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उसका क्या देखने को मिलेगा, Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, pKa की वैल्यू कम होगी। वही चीज यहां पे देखने को मिल रही, फेनॉल की Ka वैल्यू जो है वो ज्यादा है, माइनस में है। बच्चों गलती मत कर देना, कहना सर 10⁸ वाला तो कम होता है। अरे ये -8 है, ये -16 है। आप एग्जाम्पल ले लो, आप किसी के 8 रुपए उधार में चाहते हो और किसी से 16 रुपए उधार में चाहते हो, तो आप किस स्टेज में आपको अपने आप को बेटर मानते हैं? -8 रुपए जहां से उधार लिया है वो वाला, मतलब किसी से जो 8 रुपए लिए तो सिर्फ 8 ही रुपए देना है, आप अपने न्यूट्रल स्टेज में होगे। लेकिन जब आप 16 रुपए ले रखे हुए हो, निगेटिव में हो, तो इसका मतलब आपको 16 रुपए पहले किसी को देना पड़ेगा, तब आप अपनी न्यूट्रल स्टेज में होगे। दैट इज वाई फेनॉल वाला ज्यादा वैल्यू रख रहा है Ka की, और ज्यादा वैल्यू वाला ज्यादा एसिडिक होता है। दैट इज वाई फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आपको यहां से प्रूफ पूरा मिल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइलअमीन और एनिलीन। ये इथाइलअमीन क्या है और एनिलीन क्या है? एनिलीन कुछ नहीं है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, और इथाइलअमीन क्या है, वो CH2NH2 है हमारा, सॉरी C2H5NH2 है। उन दोनों में हमको देखना है, ये यहां पे रहा। अब ये तो यहां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, जैसे हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है तो खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा से, तो -I लगाते हैं। लेकिन एल्काइल हैलाइड है या कोई भी कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, जो कार्बन को खुद खींचे ना, कार्बन को खुद दे दे, या कह लो कार्बन उनसे खींचने की पावर रखे, तो वो कैसे होते हैं? जैसे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लिथियम और बहुत सारे एल्यूमिनियम है, C2H5 है, ये सारे कैसे हैं? कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कार्बन इनसे खींचता है। तो यहां नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा। या सिंपल बोल दो कि C2H5 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हमें पता है प्लस आई इफेक्ट है। तो अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ अमोनिया होता है, अगर आप अमोनिया को ले लो, यहां पे अमोनिया के पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसको डोनेट करना है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। बेस क्या होता है? एसिड क्या होता है? पहले बताओ, एसिड क्या होता है? जो H+ आसानी से दे। बेस क्या होता है? जो लोन पेयर आसानी से दे। अब बताइए, ये आसानी से दे पाएगा अगर लोन पेयर की कीमत आप 10 रुपए मान लीजिए है, ठीक है, ये 10 रुपए के बराबर है, तो इसका भी तो लोन पेयर है, ये 10 रुपए के बराबर होगा। लेकिन यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से कुछ इंटेंसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ आ रही है, ये 10 नहीं रहेगा, अब ये 12 हो जाएगा। तो अब बताओ, किसी को 10 रुपए दो वो ज्यादा अच्छा है या 12 रुपए दो वो अच्छा है? दैट मींस ये ज्यादा है, देखने में ही पता चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इथाइलअमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और उसका रीजन क्या है? वो है प्लस आई इफेक्ट। ये क्या है? ये प्लस आई इफेक्ट है। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है? एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है? ये रहा, यहां पे मैंने बनाया है एनिलीन को। अब देखो एनिलीन के लिए क्या बनाना है, यहां पे एनिलीन होता है ये। अब यहां पे है लोन पेयर। अभी जस्ट आपने फेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया था, फेनॉल का हेटेरोएटम आगे गया, बॉन्ड घूमा, ऐसे ही कहकर बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा, बस यहां पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होगा। 5 स्ट्रक्चर इसकी भी हैं, 5 एनिलीन की बनेंगी ना मानिए। चलिए मैं दिखा देता हूं एक बार, यहां पे यही बिल्कुल डिट्टो स्ट्रक्चर 5 बनेंगे। इनको कॉपी कर लेते हैं, 5 स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रहा डिजिटल बोर्ड का फायदा, कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इनको हटा देते हैं क्योंकि इन डबल बॉन्ड की पोजीशन तो चेंज हो जाती है। अभी पीछे भी देखते हुए आए हम लोग, ये रही, इसको हटा दो। देखिए अब ये वाला डबल बॉन्ड आगे चलेगा, जैसे ही आगे जाएगा तो इसको यहां पे दिखाइए, ये हो जाएगा
NH2 और 4 बॉन्ड जैसे ही बनाता है नाइट्रोजन तो पॉजिटिव आ जाता है, ये तो आप सबको पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। ये यहां पे फिर से आगे रेजोनेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे NH2 पॉजिटिव चलता जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, ये फिर से आगे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी, इसके वजह से यहां निगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड NH2 एज सच रहेगा। उसके बाद फिर से लास्ट स्टेज में आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, और ये आप नाइट्रोजन के ऊपर फिर से दे दीजिए, यहां पे आ जाएगा NH2, और ये लोन पेयर यहां वापस हो जाएगा। डिफरेंस क्या आएगा, पहली और लास्ट स्ट्रक्चर में फिर से वही है, ये जो 1 है और ये जो 5th है, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं कि पहली और सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग की डिफरेंस है, और यहां पे पूरी रेजोनेंस हुई। कहेंगे सर इससे क्या बताना चाह रहे हैं, हम तो बेसिसिटी पढ़ रहे हैं, तो वही बताऊंगा बच्चा कि जब नाइट्रोजन के पास 1 2 3 इन 3 स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव छोड़ो, लोन पेयर तो बचा ही नहीं। बेसिसिटी होती क्या है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, और जब लोन पेयर ही नहीं है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऊपर से आ गया, वैकेंसी गरीब हो गया, वैकेंसी हो गया। जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो डोनेट क्या करेगा यार, सिंपल सी चीज है। एनिलीन के केस में, इसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो नॉर्मल के कंपैरिजन में, या नॉर्मल कौन है, NH3 जो न्यूट्रल है, हमारा एक रेफरेंस है, उसके कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अमोनिया से इथाइलमीन मोर बेसिक होगा। बट इन केस ऑफ एनिलीन हम जब बात करेंगे तो ये अमोनिया से लेस बेसिक होगा, क्योंकि हमने बताया था कि अमोनिया के लोन पेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए रख लीजिए, तो यहां पे नाइट्रोजन वाले इसके लिए भी 10 होगी, लेकिन ये 10 रुपए बची ही नहीं, क्योंकि इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा दिया अपने लोन पेयर को, और लोन पेयर को अपने रेजोनेंस में ले आया, तो उसके पास लोन पेयर ही नहीं बचा। इस स्टेज में तो है, इस स्टेज में तो है, लेकिन 3 स्टेज है ऐसी रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन नहीं जहां कुछ है ही नहीं और है नहीं, तो उसके रेजोनेंस के जो भी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसकी हमारी जो पावर है वो 10 नहीं रह जाएगी। 10 इन द सेंस एक वैल्यू बता रहा हूं, यहां पे 5 ही 5 रह जाएगी। उसकी वजह से तो बताइए कौन जीतेगा, अमोनिया जीतेगा या इस बार एनिलीन जीतेगा? तो मैं कहूंगा अमोनिया जीत जाएगा एनिलीन से। तो आप बोल सकते हो इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। सबसे बेकार बेस होगा इन तीनों में, क्योंकि इसका खुद का लोन पेयर इसके साथ नहीं है, वो नीचे रेजोनेंस कर रहा है। अमोनिया में ना किसी से लिया ना कुछ दिया, जो है वो दे दिया, लेकिन इथाइल अमीन में खुद का तो दिया ही, प्लस C2H5 जो ग्रुप लगा है उसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट लगा, और उसके भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, सबसे ज्यादा बेसिक हमारा होगा। और लास्ट अब अगर कंपैरिजन आप करोगे वो है हमारा इथाइल अमीन और एसेटामाइड। एसेटामाइड क्या है, एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2 होता है। इथाइल अमीन जस्ट पीछे देख क्या है, वही चीज यहां पे भी है, कोई चेंज नहीं है। यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहां क्या हुआ है, ये हमारा ग्रुप जो है ना, ये लोन पेयर ऐसे ट्रांसफर होगा, और जैसे ही ये आएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही चीज है कि यहां पे खुद का जो लोन पेयर है उसकी वैल्यू 10। अब इसकी वजह से यहां पे इंडक्टिव की वजह से भी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो 2 मान लो 2 की वैल्यू बढ़ गई, ओवरऑल 12 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। लेकिन इसके केस में 10 तो लोन पेयर की थी, लेकिन इसने इसको फिर से दे दिया, रेजोनेंस में आया, रेजोनेंस में आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो 10 भी नहीं बची, ये 6 या 4 बची, और 6 या 4 बची। तो बताओ कौन जीतेगा, देने की पावर किसकी ज्यादा अच्छी होगी, 12 वाले की 6 वाले की? मैं कहूंगा 12 वाले की। दैट इज व्हाई जब आप इथाइल अमीन की बात करोगे तो इथाइल अमीन आर मोर बेसिक देन एसिटामाइड। यही चीज मैंने आपको समझाया है, यही चीज पूरी यहां पे लिखा है। pKb वैल्यू जैसे Ka की वैल्यू को बताया है, ये रहा, यहां पे रहा है। इसी को स्लाइड को अगर मैं कॉपी कर लेता हूं तो यही चीज यहां पे भी लिख लूंगा, Ka की वैल्यू के डिफरेंशिएशन में। ये लीजिए, बस यहां पे Ka की जगह क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा, और यहां pKb हो जाएगा। याद रखिएगा, जब Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोर एसिडिक की जगह यहां बेसिक कर लीजिए, यहां पे बेसिक कर लीजिएगा, ठीक है? यहां पे बेसिक हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू
पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक बेसिक होगा, वो चीज यहां बताई है, देख लीजिए। इथाइलअमीन की केबी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻1 और इसकी केबी की वैल्यू है -13। ये एसिटामाइड मतलब -13 किसी का रुपया आपने ले रखा है और एक ने खाली -1 में ले रखा है, मतलब आप 1 रुपए दोगे न्यूट्रल हो जाओगे। इसको तो 13 रुपए उधार चुकाने हैं पहले, दैट मींस ये घटिया बेस है, ये दे ही नहीं सकता है, अपना उधार ही नहीं चुकता कर पाएगा, लेकिन ये आसानी से ये दे सकता है। ये बेस इसकी वैल्यू ही बता रही है सिंपल से वर्ड्स में। तो एसिटामाइड हमारा पुअर बेस है इन कंपैरिजन टू एनिलीन, सॉरी इथाइलअमीन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इथाइलअमीन और अमोनिया और एनिलीन में बताना है तो सबसे ज्यादा इथाइलअमीन होगा, फिर अमोनिया होगा और सबसे बेकार हमारा एनिलीन होगा। ये आपको मैंने समझा दिया है। जितने भी कंपैरिजन हो सकते थे मोर देन सफिशिएंट मैंने आपको समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।